हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम मैथ की तीसरी क्लास करने वाले हैं। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन हम उसके देख चुके हैं। आज हम दूसरा चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है गुणा व भाग की संक्रियाएं एवं संकल्पना। ये मैथ की क्लास 3 है, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की, चैप्टर दूसरा है। और इसमें आज हम भाग की और गुणा की संकल्पनाएँ देखेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, कुछ सवाल देखेंगे। तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने जो कॉलेज का ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका शेयर करने में 1 सेकंड लगता है और हमें वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, पोस्ट करना, थंबनेल बनाना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपका शेयर करने में चंद सेकंड नहीं लगेंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में सबके साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं और करना चाहूँगा कि जब आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसे ख़रीदने से पहले आप ज़रूर उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि कंपनियां हमें पागल पे पागल बनाई जा रही हैं और हम पागल पे पागल बने जा रहे हैं। क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट को उसका लेबल देखकर ही ख़रीद लेते हैं कि इसमें ये है, इसमें कभी भी हम उठा के उसके पीछे के इंग्रेडिएंट नहीं चेक। जैसे ये आंवला तेल है तो इसमें इसके पीछे के आप कभी इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिएगा। इसमें लिखा है कि मिनरल ऑयल डाला गया है, 49% वेजिटेबल ऑयल है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट TBHQ डाला गया और पता नहीं क्या क्या भर भर के केमिकल्स डाले गए हैं। तो ये आपके बालों को फ़ायदा करने की जगह नुकसान तो बहुत ही पहुंचाएगा। तो कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट्स लीजिए तो उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक कीजिए। ये कंपनियाँ हमें पागल बनाई जा रही हैं और हम बने जा रहे हैं, बस ख़रीदे जा रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स और देख भी नहीं रहे हैं कि हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि आप 2-4 रुपये बचाने के चक्कर में एक ना एक दिन दवाइयों में आपके हज़ारों रुपये बर्बाद हो जाएंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा, शरीर को नुकसान ही होगा। तो कोई भी आप प्रोडक्ट लीजिए, उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए और तभी उसको बाय कीजिए। आप क्यों पैसे देकर अपने लिए जहर खरीद रहे हैं? एक तरह के स्लो पॉइज़न ही है जो हमें केमिकल के रूप में दिए जा रहे हैं। तो आप ऐसा ना कीजिए, कभी भी कुछ भी लीजिए इंग्रेडिएंट्स चेक कीजिए कि उसमें क्या डाला गया है। ये चेक करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम क्या खा रहे हैं। थोड़ा बहुत अवेयर रहिए, जागरूक रहिए। जैसे कि पैराशूट का देखिए, कोकोनट ऑयल है तो इसमें इंग्रेडिएंट के रूप में सिर्फ 100% कोकोनट ऑयल ही है। ठीक है, मैं किसी प्रोडक्ट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बताना चाहता हूँ कि हाँ, आप इंग्रेडिएंट्स चेक करके ही कोई भी सामान खरीदिए। और बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा, तभी ये कंपनियाँ भी हमें सही प्रोडक्ट देंगी। जब उनके प्रोडक्ट यूज़ करना बंद करेंगे और जो अच्छी कंपनियाँ हैं, जो अच्छे प्रोडक्ट बना रही हैं, उनके यूज़ करेंगे, तो ये कंपनियाँ भी कोशिश करेंगी कि हम अच्छे प्रोडक्ट्स बनाएं। ठीक है, ये चलिए, ये तो हुई बात दूसरी। अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहले हमें पढ़ना है गुणन का संवरक प्रगुण। देखिए, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी हुई हैं ये सिर्फ एज इस पे क्वेश्चन भले ही ना आए, मगर ये प्रॉपर्टीज़ डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। कहेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा कोई क्वेश्चन दे देगा, कहेगा इसे क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा, कम्यूटेटिव लॉ के द्वारा इसे सॉल्व कीजिए। चाहे डायरेक्ट पूछ लेता है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है क्या, गुणा का संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय नियम, ये सब चीज़ें डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं। तो ये इसलिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला है गुणा का संवरक प्रगुण। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? तो देखिए, यदि कोई पूर्ण संख्या A दी हुई है और पूर्ण संख्या कोई B दी हुई है तो दोनों का गुणनफल C हुई होगा। C यानी कि कोई पूर्ण संख्या ही होगी। जैसे कि देखिए, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है 4 और एक पूर्ण संख्या है 2। ठीक है, तो इसका जो गुणांक होगा, जो भी इसका फल आएगा वो एक पूर्ण संख्या ही आएगी। जैसे 4 दूनी 8 होगा। कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं होंगी, उसका जो गुणांक होगा वो एक पूर्ण संख्या ही आएगी। यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर पूछे आपसे तो आप यही कहेंगे कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होती है। यही होती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि A गुणे B इक्वल टू C, जहाँ C एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, दूसरा देखते हैं गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक है, इसे कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है देखते हैं। देखिए, A और B का गुणनफल B और A के बराबर होता है जब A और B यहाँ पे कोई पूर्ण संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम मान लेते हैं ये 4, माने A का मान यहाँ पे 4 है, B का मान 3 है, इक्वल टू क्या होगा 3 गुणे 4, यानी A गुणे B इक्वल टू B गुणे A। 4 3 12, इसे भी हम गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, इसे भी गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। यानी A गुणे B लिखें या B गुणे A लिखें, बात वही है,
आंसर हमारा सेम ही आएगा। और यही हमारी होती है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये क्रम को हम बदल भी दें तो भी हमारा गुणनफल समान ही आएगा। ठीक है, यही हमारी कम्यूटेटिव लॉ होती है। अगला हम देते हैं गुणनफल का तत्समक अवयव। देखिए, यदि a कोई पूर्ण संख्या है और उसे हम 1 से गुणा करें या फिर 1 को हम किसी पूर्ण संख्या से गुणा करें तो सदैव हमें वो संख्या ही मिलेगी। जैसे कि मान लीजिए कि हमने 1 से 3 को गुणा किया या 3 गुणे 1 किया तो सदैव हमें 3 ही मिलेगा, वही संख्या ही मिलेगी। यही गुणा का तत्समक अवयव होता है, यानी कि 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी पूछ जाता है गुणा का तत्समक अवयव इनमें से क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो गुणा का तत्समक अवयव क्या है, 1 है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा कि 1 गुणे 3 कीजिए या 1 गुणे कोई भी पूर्ण संख्या है, सदैव उसका आंसर जो होगा वो वही संख्या होगी। गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण यानी एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। देखिए, ए बी गुणे सी या ए गुणे बी गुणे सी इक्वल टू ए गुणे बी गुणे सी। जब यहाँ सब पूर्ण संख्या है, जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है 4 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, 4 3 12 बचे 60। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 5, 4 5 3 15 15 चौके 60। तो या हम इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, सदैव आंसर हमारा 60 ही आएगा। यही होता है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण, कि हम इसको कैसे भी लिखेंगे इसका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यही होता है हमारा साहचर्य प्रगुण। आइए अब गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण देखते हैं। ठीक है, ए गुणे बी प्लस सी जब हम लिखते हैं तो इसके बराबर ये बराबर होता है ए गुणे बी प्लस ए गुणे सी के। जैसे कि मान लीजिए 4 दिया है गुणे 3 प्लस 5 दिया है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, बीच में प्लस का निशान, 4 गुणे 3 और 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 हो जाएगा। 4 3 12, 5 चौक 20, 20 और 12 को जोड़ देंगे यानी कि 32 हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हमारी और कहाँ काम में आती है, जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है 40 दिया है प्लस 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नहीं यहाँ पे गुणा लगा लीजिए, 40 गुणे 12 दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 2, क्योंकि 10 और 2 फिर 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे 40 गुणे 40 को 10 से गुणा कर देंगे, 40 गुणे 10, बीच में प्लस का निशान, फिर 40 को 2 से गुणा कर देंगे, 40 को 10 से गुणा करेंगे 400 प्लस 40 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 80, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 40 480। और हम 12 को जब डायरेक्ट 40 से गुणा करेंगे तो भी हमारा 480 ही आएगा। ठीक है, तो ये हम इसको बांट के थोड़ा अपनी गुणा को आसान बना सकते हैं यदि बड़ी संख्याएं दी हो। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 ही दिया है और गुणे 98 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 गुणे 98 को हम क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 40 गुणे 100 माइनस 40 गुणे 2 लिख सकते हैं। 40 में से हम 40 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 4000 आ जाएगा, और इससे से गुणा करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा 2, फिर हमारा 9 और ये 3, 3920 आएगा। और 98 को भी हम 40 से जब गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अब इसे ही हम गुणा संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण कहते हैं। और इसी में यदि हम इस प्लस को हटा के यहाँ पे माइनस कर दें, ठीक, तो वही इसका घटाने का वितरण नियम हो जाएगा। चलिए उसको, जैसे ये मैंने यहाँ पे जो बताया है वो घटाने का ही वितरण नियम है। ठीक है, और ये
जो था वो योग वाला वितरण नियम था। घटाने का नियम सेम यही है, a गुणे b माइनस सी है तो a गुणे b माइनस a गुणे सी। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये a है, ये b है, ये माइनस ये c है, तो वैसे ही हमने इसको बताया है। तो आंसर हमारा ऐसे भी सेम आएगा, गुणा करेंगे डायरेक्ट, और ऐसे भी सेम ही आएगा। तो ये सब चीज़ें आप पहले से जानते भी हैं, मगर इसलिए जानना जरूरी है कि यदि अगर डायरेक्ट पूछ जाता है कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, यानी गुणन संक्रिया का साहचर प्रगुण क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि क्या होता है, या फिर कहेगा अगर इस नियम के द्वारा आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप कैसे करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अक्सर ये कुछ एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होते हैं, इसलिए आप इसको जाने। अब हम भाग की संकल्पना देख लेते हैं। हमने गुणन की संकल्पना देख ली है, अब हम भाग की संकल्पना देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। जैसे कि यदि हम लिखते हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे हमने लिखा 8, 2 या 8, तो यहाँ पे जो ये 4 है ये क्या है, हमारा भाजक है। यहाँ पे जो हमारा 8 है ये क्या है, हमारा भाज्य है। और यहाँ पे जो हमारा 2 है ये क्या है, भागफल है। और यहाँ तो शेषफल कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे अगर कोई संख्या बची होती तो वो हमारा शेषफल होती। ठीक है, तो फॉर्मूला ये कहता है कि भाज्य बराबर, यानी कि ये बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि ये गुणे ये प्लस शेषफल। अब आप समझ सकते हैं कैसे, क्योंकि 4 दूनी 8, तो इसका और इसका गुणनफल इसके बराबर होता है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यदि कुछ शेषफल हो। ये आपको फॉर्मूला बहुत काम आएगा, क्योंकि अक्सर डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसी फॉर्मूले से आप भाजक भी निकाल सकते हैं। जैसे यदि हमें भाजक निकालना है तो हम लिख सकते हैं भाजक बराबर भाज्य, जो कि इधर ऑलरेडी है, ये यहाँ पे भागफल जो है वो गुणा में है, जब ये इसके इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, बट्टा भागफल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस शेषफल हो जाएगा। तो यदि हमें भाजक निकालना हो तो हम इससे निकाल सकते हैं, यदि हमें भाज्य निकालना हो तो इससे निकाल सकते हैं, यदि हमें भागफल निकालना हो तो भी हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर दिया हुआ है कोई सवाल, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे 4 को हमें 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे 2 से काटेंगे, हमारा 2 शेषफल बचेगा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पे ये ना दिया रहता, 4 नहीं दिया रहता, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, भाजक है, हमें भाजक निकालना है। तो भाजक हमें निकालना है तो हम इस फॉर्मूले में रखते हैं इसको। ठीक है, भाज्य, भाज्य हमारा क्या है, यहाँ पे 10 है, माइनस शेषफल हमारा क्या है, 2 है, बटे में भागफल, भागफल हमारा क्या है, 2 है। ठीक है, 10 में से 2 घटाएंगे 8 बट्टा 2, 2 से काटेंगे तो 4, और 4 ही हमारा क्या था, भाजक था। तो इस फॉर्मूले से आप भाजक भी निकाल सकते हैं, भाज्य निकाल सकते हैं, भागफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इस पर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या p संभव है कि p भागे p इक्वल टू p। ठीक है, ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो। तो जी हाँ, एक ऐसी संख्या है जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखिए p भागे p यानी 1 भागे 1 बराबर 1 ही होता है। यदि 1 को हम 1 से भाग दे तो 1 होगा। ठीक है, और 1 एक पूर्ण संख्या है तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये अगर कोड दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं, हाँ ये सत्य है। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या 2 विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a भागे b इक्वल टू b भागे a संभव है।
ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका अगर हमें आंसर सत्य असत्य में देना होगा तो इसका आंसर होगा असत्य। क्योंकि देखिए कहने का मतलब है कि ये कह रहा है कि a भागे b, मान लो a कोई संख्या है भागे b, मान लो कि ये भाग जा रहा है 3 से, ये a है और ये b है, तो b भागे a यानी कि 3 भागे 12। ठीक है, यदि हम 3 से 12 को भाग देंगे तो ये तो 4 बार में भाग चला जाएगा, मगर हम 12 को 3 से भाग देंगे तो ये तो 4 बार में भाग नहीं जाएगा ना इससे, है ना। तो ये इसी बिल्कुल ही गलत है, ये इसलिए असत्य है। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो ये असत्य है, क्योंकि a भागे b बराबर b भागे a नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा। ठीक है, डीएलएड के एग्ज़ाम में आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि महेश ने भाग का एक प्रश्न हल करने के बाद बताया कि इसका भागफल शेषफल का 4 गुना तथा भाजक भागफल का 18 गुना है। यदि शेषफल 52 है तो भाज्य बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। ठीक है, कि भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसको बनाइएगा और अपने कमेंट में आंसर बताइएगा। अगर नहीं आया तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे सॉल्व होगा। आज का अपना वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में और बहुत कुछ बचा नहीं है। अगले में हम बोर्ड मास पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे इस चैप्टर के, और बोर्ड मास को हम पूरा सॉल्व करेंगे। अगर बोर्ड मास के आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है समझ में तो आप अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें हम बोर्ड मास के सारे सवालों को भी सॉल्व करेंगे और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के सभी ग्रुप्स में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दोस्तों।